नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। साहेब इस बार मुस्कुराते हुए नजर नहीं आए। एक दिन रात को 8 बजे आए थे और कहा था आज से 500 और 1000 के नोट गायब। लेकिन आज रिजर्व बैंक की तरफ से फरमान आया 2000 के नोटों को लेकर। मतलब सितंबर में आप अगर आपके पास कोई 2000 का नोट है तो उसको बैंक में जमा कर दीजिए, वरना फिर वो सितंबर के बाद वो रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। ये अचानक फरमान आया तो फिर एक बार हड़कंप मच गया। जैसी देर शाम को आया और बाजार में लोगों ने 2000 के नोट लेने से एकदम हाथ जोड़ते बोले, भाई साहब, बहन जी, हमारे बस की बात नहीं है, हम ये नोट नहीं ले पाएंगे। मुझसे कुछ लोगों ने फोन किया कि अब बैंक में कल से लाइन लगेगी। कुछ राष्ट्रवाद से बिल्कुल लबालब नेताओं ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। पहली बारी सर्जिकल स्ट्राइक इतनी मजबूत थी कि साहब उसके बाद दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का नाम नहीं ले पाए। मतलब पहली नोटबंदी और जीएसटी दोनों चीजें इतनी मजबूत थी, जिन चीजों का ऐलान ऐलान करते करते साहब और उनकी टीम थकती नहीं थी, कि हमने एक इतिहास बना दिया, एक नोटबंदी कर दी, काला धन वापस ले आया। लेकिन दोबारा पलट के कभी आपने उनके मुंह से नाम नहीं सुना होगा, मालूम समझ गए थे कि बहुत बड़ी गलती कर गए। अब 2000 के नोट वापस करने की बात आई तो मैंने सुधीर चौधरी जी को ट्वीट करके पूछा। ब्लैक एंड व्हाइट शो कर रहे थे, बताया नहीं उन्होंने। एक बार उन्होंने जब 2000 का नोट आया था तो उन्होंने बताया था कि इसके अंदर एक चिप लगी हुई है। आप सबने देखा होगा वो। अब वो आज तक के बड़े पत्रकार हो गए हैं। आज तक जो है उनको बैनर में उनका फोटो लगाता है, कहता है सबसे बड़ा चैनल हूं मैं। तो मुझे लगा कि वो सही जानकारी तो वो देंगे। कई लोग उनको ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि जो आपने बताया था कि 2000 के नोटों में चिप लगी है, तो हम ये जो नोट वापस करने जाएंगे तो वो चिप निकाल लें क्या, और निकालें तो कैसे निकाल लें, या चिप सहित वापस कर दें। तब तक कुछ लोग एक दूसरी एंकर महोदया का वीडियो वायरल करने लगे। वो एंकर महोदया बता रही है कि आपके पास में अगर ये कहीं रुपए रखे होंगे, जमीन के अंदर भी गड़े होंगे, तो इनकम टैक्स को एक सिग्नल चला जाएगा कि ये नोट जो है यहाँ पे जमीन में गड़े हुए हैं। एक साहब पूछ रहे हैं, मेरे एक 2000 का नोट कहीं मिल नहीं रहा है, क्या कोई मदद कर सकते हैं कि इनकम टैक्स का सिग्नल चला जाए, पता चल जाए कि 2000 का नोट कहाँ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत की मजाक उड़ रही है, दुनिया में भारत की मजाक उड़ रही है कि भारत में अर्थव्यवस्था के नाम पर तमाशा हो रहा है। दुनिया में कभी आपने सुना है कि डॉलर के लिए भी नोटबंदी कर दी गई हो? मैं इस पूरे सिस्टम को समझना चाहता था। मुझे लगा किसी एक जानकार व्यक्ति से बात की जाए, तो मेरी निगाह गई इंडियन रेवेन्यू सर्विस के क्लास 1 अफसर हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया है। तो मैं आपको ले चल रहा हूं दिनेश वोरा जी के पास। वो समझाएंगे कि नोटबंदी के अंतरराष्ट्रीय महत्व क्या होता है। जब कभी आप नोटबंदी करते हैं तो उस पर आपके देश की स्थिति पर, आपकी छवि पे क्या असर पड़ता है। चलिए सीधे सुनते हैं, दिनेश वोरा जी से बातचीत करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्वागत है वोरा जी। 2000 के नोट संभाल के रखे होंगे आप, कितना बढ़िया काम किया। आज सरकार ने एकदम, बीजेपी के नेता कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया आज मोदी जी ने। क्या लगता है, आप इतने बड़े अफसर रहे हैं, रेवेन्यू, आप तो जिंदगी भर नोटों का हिसाब किताब जोड़ते रहे होंगे, आप लोगों का और अपना भी। ये सर्जिकल स्ट्राइक है क्या? वेल, सुशील मोदी जी ने तो आज यही कहा है। खैर संजय जी, आपके और दर्शकों को सबको नमस्कार। दरअसल ये डीमोनेटाइजेशन नंबर 2, नोटबंदी नंबर 2, जिसे एक्सचेंज ऑफ नोट कहा जा रहा है या विड्रॉवल ऑफ नोट कहा जा रहा है, इसको किस चश्मे से देखें? मैंने सोचा कि इसको 2 चश्मों से देखते हैं, एक डोमेस्टिक चश्मे से और एक विदेश के चश्मे से, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को क्या असर पड़ेगा और घरेलू स्तर पर हमारे ऊपर इसका क्या असर होने वाला है। इसके लिए पहले एक दो चीजें छोटी छोटी समझ लेते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 260-270 लाख करोड़ के आसपास है, जिसको $3.25 ट्रिलियन कहा जाता है, मोटा मोटा। अब इस अर्थव्यवस्था के अंदर हम इस 2000 के नोट की बात कर रहे हैं। 2000 के नोट कितने हैं? लगभग 3.6 लाख करोड़। अगर मैं इसको कंपेयर करूं भारत की अर्थव्यवस्था के साथ,
तो ये लगभग 1.1 या 1.2% है सिर्फ पूरी अर्थव्यवस्था का। तो ये जैसे ऊंट के मुंह में जीरा या समुद्र में एक बूंद के बराबर है। अगर मैं इसको अपने बजट से भी कंपेयर करता हूं, जो 45 लाख करोड़ का बजट है, तो उसका ये 15वां हिस्सा है 3 लाख करोड़ का। अब ये 3 लाख करोड़ के अंदर हम एक गलती कर रहे हैं कि सारा ब्लैक मनी है। नहीं, ये ब्लैक मनी नहीं है साहब, ये लीगल टेंडर है, लोगों के पास है पैसा। ये तीसरी बात, क्या कैश रखना क्राइम है? आपने कितनी आसानी से कह दिया कि ये कैश है तो ये क्राइम है और ये ब्लैक मनी है। तो मेरे जेब में एक 2000 का नोट पड़ा हुआ है, तो क्या ये ब्लैक मनी है? या आपकी जेब में 2000 के नोट पड़े हैं, क्या वो ब्लैक मनी है? एक तरफ आप खुद कहते हैं कि लीगल टेंडर है, लेकिन मार्केट में कल से कोई नहीं लेगा। मैं किसी को देने की कोशिश करूंगा। आज से जी नहीं ले रहे जी सर, जी अभी जी, व्यापारियों ने मना यानी किया। बिल्कुल। तो लीगल टेंडर कहां पे है? सिर्फ बैंक के अंदर है, और वहां पे आप 20,000 रुपए बदलवा सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप डाल सकते हैं। अब सोचने वाली बात है, 3.5 लाख करोड़ जो है, इतना छोटा अमाउंट है भारत की अर्थव्यवस्था का, कि उसको डीमोनेटाइज करना एक किस्म से एक और तुगलकी फरमान होगा ये। क्योंकि आप जो इनकन्वीनियंस पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए, वो इतनी बड़ी है कि आपको कल से फिर बैंकों के सामने लाइन मिलेंगी। आप कहते हैं आम आदमी के पास तो ये नोट है नहीं, उसके पास तो 1 नोट होगा, 2 नोट होगा, लेकिन सब आपको आम आदमी लाइनों में खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि उस आम आदमी का उपयोग कुछ खास लोग करेंगे, जो कहेंगे जाओ 20-20 हजार रुपए बदलवा कर ले आओ भाई। तो इसका मतलब कि मुझे, जब मैं बैंक में जाऊंगा तो मुझे सामने सारे बैंक के एम्प्लॉय नोट बदलने में लगे होंगे, तो मेरा जो रोज का ट्रांजैक्शन है या मेरा छोटा मोटा जो ट्रांजैक्शन है वो अटक जाएगा। तो ये गलतफहमी है कि बैंक के सामने लाइनें नहीं लगेंगी, लाइनें फिर से लगेंगी, आप देख पाएंगे। दूसरी बात, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक बड़ा नोट, वास्तव में ये बड़ा नोट है क्या? जिस देश की एस्पिरेशंस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी करेंसी को फ्लोट करने की हो, 2000 का नोट मुश्किल से $24-25 के बराबर होता है साहब। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आप $100 का नोट बाजार में लेकर जाते हैं तो उसकी कीमत 8,300 करोड़ होती है। तो आपको भरोसा रहता है कि मेरे पास $100 यार, $1000 लेके जाऊं, कहीं बाहर जरूरत पड़ जाए तो कुछ, तब मैं क्या करूंगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हर जगह नहीं चलते हैं। कहते हैं ना, पूरी दुनिया में डॉलर के रूप में कैश इज द किंग, और वो उसी रूप में चलता है। और भारी मात्रा में कैश का ट्रांजैक्शन डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में, जापानीज येन में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होता है। हमें पता नहीं क्या हो गया कि हम अपनी, क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को खुद ही चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं। कुछ और चीजें मेरे पास हैं। हमारा जो सेंटीमेंट है ना, वो ध्वस्त हुआ है एक्चुअली। जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, आंतरिक स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है और बाहरी स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। अर्थव्यवस्था पे लोगों को भरोसा होता है कि ये स्थिर है, यानी कि इसकी करेंसी, यहाँ के लोग, यहाँ की जो व्यापार है, यहाँ की जो व्यापारिक नीतियां हैं, इनमें एक स्थिरता है। जब आप उस स्थिरता को खत्म करते हैं और खास तौर से करेंसी को उसमें लेके आते हैं, तो दिक्कत होती है। करेंसी डिस्टेबलाइज होती है तो क्या होगा? बाहर एक इंप्रेशन जाएगा कि आपका सबसे बड़ा नोट कितना है? 500। एस्पिरेशन क्या है? अंतरराष्ट्रीय फ्लोट करने की। अब 500 रुपए की नोट की कीमत क्या है? $6। तो क्या आप $6 का नोट लेके बाहर जाएंगे? क्या आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी क्या? और फिर दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि साहब, आपके तो नोट का यही भरोसा नहीं कि मैं ले लूं, कल को आप डिमोनेटाइज कर देंगे। आपने 2016 में किया, फिर आपने 2023 में कर दिया। तो आप इस किस्म की, मैं शब्द कैसे यूज करूं, मैं करना नहीं चाहता, क्या करूं, एक संवेदनशील व्यक्ति हो ना, तो थोड़े से अच्छे शब्द यूज करने पड़ते हैं। खैर, इस ढंग के जब फरमान निकलते हैं तो वो अपने लिए भी कष्टदायक होते हैं। अब दुकानदार बेचारा, हमारे आज टीवी के बहुत सारे कैमरामैन घूम रहे थे, कहते जी आपको 2000 के नोट से कुछ कष्ट होगा? कहता नहीं, हमें क्या कष्ट होगा, बंद हो जाए। व्यवस्था जो होती है ना, वो 2000 और 500 के नोट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो स्थायित्व के ऊपर डिपेंड करती है। वहां 2000 की भी वैल्यू है, वहां 1000 की भी वैल्यू है, वहां 500 की भी वैल्यू है, और वहां 50 पैसे के सिक्के की भी वैल्यू है। ये कहना कि मैं 2000 का नोट यूज नहीं करता, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेमानी है। कुछ लोग तो यूज करते हैं ना उसको।
कोई ये कहेगा साहब मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूं, मैं तो 500 का नोट भी यूज नहीं करता, मैं तो 50 का और 100 का नोट यूज करता हूं, तो उसके लिए तो 500 का नोट भी बेईमानी है। इस ढंग से व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं। जब आपकी व्यवस्था $3 ट्रिलियन की हो, आप दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो, और आप सोचते हो कि मैं दुनिया में एक बड़ी एक नाम कमा लूंगा, और फिर आप छोटे छोटे ऐसे कदम लेते हो और ये कह के कि इससे ब्लैक मनी का अंत हो जाएगा। सर ब्लैक मनी आप 2016 में तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाए। 15 लाख करोड़ का 15 लाख करोड़ वापस आ जाता है, तो ब्लैक मनी कहां थी उसके अंदर? अब ऊंट के मुंह में जीरा 3.5 लाख करोड़ के पीछे जा रहे हैं, और उस 3.5 लाख करोड़ के अंदर बहुत सारे नोट तो ऐसे भी हैं, एक एक दो दो तीन तीन, जो आप जैसे मुझ जैसे गरीबों के पास भी हैं। हम भी जाके उसको जमा करा देंगे। और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये 2000 के दो चार एक दो नोट हैं, तीन चार नोट हैं। किसके पास नहीं होंगे? एक आधा सबके पास पड़ा रहता है साहब। कोई ना कोई घर में ढूंढने के कहीं ना कहीं दो नोट तो मिल ही जाते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो नीति है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे एक मानसिक दिवालियापन है, एक फाइनेंशियल दिवालियापन है। फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की जो हालत होती है ना, ये वो है कि आपकी सोच में कमी है, आप लंबी दूरी का सोचते नहीं है। दुनिया में डॉलर कभी भी डिमोनेटाइज नहीं हुआ, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग डिमोनेटाइज नहीं होता है, जापानीज येन डिमोनेटाइज नहीं होता है, और हमें यह सनक सवार है कि डिमोनेटाइज करना है। 2000 का नोट, भाई 2000 का नोट इतना बड़ा नहीं है इस व्यवस्था के अंदर, बहुत छोटा नोट है। फिर कहते हैं कि डिजिटल व्यवस्था आ गई है, लेकिन सारी गांव की व्यवस्था, शहरों की व्यवस्था 80% अब भी तो नोट पे चलती है। एक और चीज, हमने क्या वादा किया था 2016 में कि हम पहले कहा कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। देखो कैसे ये गोल बदलते हैं। कैशलेस का मतलब हमारे पास कैश कितना था? 15 लाख करोड़। फिर कहते हैं नहीं नहीं, हम लेस कैश इकोनॉमी बनाएंगे, यानी कि वो कैशलेस तो बना नहीं, फिर लेस कैश। लेकिन इन 6-7 सालों में हमने देखा कि 15 लाख करोड़, ये कहते कहते कि लेस कैश करेंगे, 15 लाख करोड़ से मार्केट में कैश बढ़ता बढ़ता 30 लाख करोड़ हो गया। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आरबीआई की, कहती है कि मार्केट में 15 लाख करोड़ नहीं है, 30 लाख करोड़ का कैश है। और उस 30 लाख करोड़ के कैश में ले दे के 3 लाख करोड़ सर इसमें टोटल मिला के हमारे पास ये नोट है। ये 3.56 लाख करोड़ के नोट जो थे वो 31 मार्च को थे, और इन 1.5 महीनों में अप्रैल और मई में कुछ और नोट बैंक में चले गए होंगे जो वापस नहीं आए होंगे, आरबीआई में चले गए होंगे। तो अब मोटा मोटा 3-3.25 लाख करोड़ हमारे पास है। अब ये ऊंट के मुंह में जी रहा है, और ये सोच लेना कि ये सारा पैसा काला धन है, शायद या तो उन्हें अपने दिमाग का चेकअप करवा लेना चाहिए कि वास्तव में काला धन हो सकता है। भाई ये सारा पैसा 140 करोड़ लोगों में बटा हुआ है, और हो सकता है उसमें कुछ चंद दो चार अगर लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ ज्यादा वो गुलाबी नोट होंगे, तो आप उसके लिए क्या कहते हैं, चंद लोगों के लिए आप सारे देश को सजा नहीं दे सकते। चंद लोगों के लिए आप सारे मुल्क के 140 करोड़ लोगों को, बाशिंदों को बैंक की लाइनों में नहीं खड़ा कर सकते, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को आप धोखा नहीं पहुंचा सकते। यही इन्होंने किया है संजय शर्मा जी। दिनेश जी देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लाइनों में तो खड़े होंगे, लेकिन जिनके पास ढेर नोट होंगे वो अपने लोगों को 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए दिहाड़ी पे लाइन पे लगवा देंगे। पहले भी हुआ था ऐसा जब नोटबंदी हुई थी। क्या ये ख्याल इन साहब लोगों को, साहब को नहीं आता? प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री को, इनको नहीं लगता कि ऐसी मजाक उड़ेगी दुनिया भर में? भारत में हो क्या रहा है, कभी नया नोट आ जाता है, कभी नया नोट चला जाता है, कभी लाइन लगती है, कभी लाइन नहीं लगती है। ये सब तमाशा करते क्यों है ये? कहते हैं ना, एक व्यवस्था को या क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। आपकी जो विश्वसनीयता पैदा हुई है संजय शर्मा जी, 4PM की जो विश्वसनीयता है, उसे बनाने में आपकी सारी जिंदगी चली गई है, लेकिन उसको ध्वस्त करने में 4 दिन भी नहीं लगेंगे सर। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन में ध्वस्त हो जाएगी। तो 40 साल की मेहनत 4 दिन में चली जाती है। हमारे पुरखों ने जो एक विश्वसनीयता बनाई थी, ये उसको ध्वस्त करने में लगे हैं। हम एक स्टेबल कंट्री के रूप में जाने जाते थे। नीतिगत स्टेबिलिटी, नीतिगत स्थायित्व था हमारे पास। विदेश नीति हो या हमारी फाइनेंस की नीति हो या समाज के अंदर जो हमारा जीवन जीने का आधार है, उसमें एक स्थायित्व था। लेकिन हर चीज को डिस्टेबलाइज किया गया है। क्या जरूरत है साहब? विदेश नीति को आपने डिस्टेबलाइज किया, अब फाइनेंसेस को भी डिस्टेबलाइज कर रहे हैं आप। यानी कि अच्छी खासी अगर इकोनॉमी थोड़ी बहुत चलनी शुरू हुई है, पटरियों पर चल रही है, तो फिर उसको डीरेल क्यों कर रहे हो आप? एक तो
यहाँ पे इस सरकार में ना लोगों को समझ की बड़ी कमी है। और सुब्रमण्यम स्वामी सही कहते हैं, यशवंत सिन्हा जी भी सही कहते हैं कि सरकार के अंदर ऐसे लोगों की कमी है जो समझा सके, क्योंकि साहिब तो किसी की सुनते नहीं है, साहिब को सुनना गवारा नहीं है। साहिब ने जो हुक्म दे दिया ये उसको आंखें बंद करके, कान बंद करके इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। इन्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि एक देश इस किस्म के फिकल माइंडनेस से, जो जिसे क्या कहते हैं कि आज कुछ और है, शाम को कुछ और है, सुबह कुछ और है, उससे देश नहीं चलता है। ये गलत बात है। आप इस ढंग से अपनी एक धुनकी में आ जाते हैं, विम्स एंड फैंसीज में आ जाते हैं। सुबह उठते हैं, शाम को ये बंद कर दो, शाम को उठते हैं, सुबह ये बंद कर दो। ऐसे देश चलता है क्या? क्या करना चाहते हैं इसके साथ में? ये कोई आपकी कंपनी है कि तोड़ देना चाहते हैं, उसको फोड़ देना चाहते हैं? कभी उठते हैं शाम को, आते हैं कि रात को 12 बजे नोट बंद हो जाएंगे, कभी कहते हैं रात को 12 बजे लॉकडाउन हो जाएगा, कभी कहते हैं कुछ हो जाएगा। ये इस ढंग की चीजें जो होती है ना, किसी भी देश के स्थायित्व के लिए खतरनाक होती हैं। और अब ये नया फरमान आ जाता है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इससे हमारी डोमेस्टिक छवि को भी धक्का पहुंचेगा। और जब स्टॉक एक्सचेंजेस खुलेंगी मंडे को, आप देखेंगे उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आएगी। बात ये नहीं कि किसके पास कितना ब्लैक मनी है। और 3 लाख करोड़ सर, 1% ब्लैक मनी है। अगर अगर हम पूरा काउंट कर लेंगे ब्लैक मनी है, 275 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ होते क्या है सर? ऊंट के मुंह में जीरा होता है। और आप उसके पीछे पड़े हैं। और सुशील मोदी कहते हैं ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। जैसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक में पता नहीं इन्होंने क्या कर लिया था, 15 के 15 लाख करोड़ वापस आ गए थे। अब क्या करें, बहुत सारे लोग अफीम खाए इस देश में, उनको तो ये चीजें ऐसी लगेगी जैसे भारत ने किसी स्वर्णिम युग में प्रवेश कर लिया है, तो उनको तो यही लगेगा। अब क्या कहा सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि दिनेश जी, नोटबंदी, जीएसटी दो बड़े ऐतिहासिक फैसले बताए गए थे। कहा गया इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी जो जीएसटी लागू कर दे, नोटबंदी लगे। लेकिन साहब अपने चुनावी भाषणों में इनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? पूरी बीजेपी जिक्र नहीं करती नोटबंदी का, जीएसटी का। तो जो आपकी सबसे बड़ी चीजें थी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उनका जिक्र चुनावी भाषणों में क्यों नहीं होता? आपको लगता है उपलब्धि है वो? उनको ही पता है कि ये सुसाइडल स्टेप्स थे। हाराकिरी जिसको कहते हैं जापानीज भाषा में, आत्महत्या करना, कुल्हाड़ी पे पैर जाके मार देना। उनको पता ये क्या है, तो उसकी बात क्यों नहीं करते? क्यों ये हर साल नोटबंदी की एनिवर्सरी क्यों नहीं मनाते आजकल? ये भूल कैसे गए? ये जीएसटी की एनिवर्सरी क्यों नहीं मनाते आजकल? क्योंकि मालूम है कि ये उनके गलत स्टेप्स थे। इनको कहा भी गया था कि ये मत कीजिए, लेकिन ये मानते कहां हैं साहब। इनको तो एक बार को दिमाग पे सवार हो गई साहब को, तो फिर चले जाएंगे। अभी बैंकों के लिए काम बढ़ गया बैठे बैठाए, वो बेचारे बैंकों के पास स्टाफ पैसे नहीं है। अब दिन रात 4 महीने तक लगे रहेंगे, यही काम करेंगे, नोट गिनेंगे और काउंट करके आरबीआई को भेज देंगे। वो फिर जाके उसको कट करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। तो आपने पाया क्या इसके अंदर? आपने अपनी प्रोडक्टिविटी डाउन कर ली, एफिशिएंसी डाउन कर ली, रेपुटेशन डाउन कर ली, सब कुछ तो डाउन हो गया इसके अंदर। बचा क्या आपके पास? फायदा किसको दे रहे हैं आप अल्टीमेटली? जी। अच्छा, बोलो, ये आप तो इतने सीनियर अफसर रहे हैं, पूरे दुनिया में आपने देखा है, पूरी दुनिया की नेटवर्किंग को आपने देखा है, वित्तीय संबंधों को देखा है। ऐसे फैसलों से दुनिया भर में कैसी हमारी वित्तीय इमेज कैसी बनती है? बहुत ध्वस्त हो जाती है, छवि ध्वस्त होती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे यहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तुम अपनी करेंसी के प्रति ही उत्तरदायी नहीं हो। तुम चाहते हो कि रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए, लेकिन आज मैं तुमसे नोट ले लेता हूं तो मुझे भरोसा नहीं है कि कल को तुम मुझे इस नोट की कीमत दोगे या नहीं दोगे। 2016 की जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो सबसे ज्यादा नाराज कौन हुआ था? नेपाल। नेपाल के बैंकों में 500 और 1000 के बहुत सारे नोट थे, जिसे भारत सरकार ने बदलने से मना कर दिया था। और यह कहा था कि हम 100 रुपए के ऊपर नोट को बाहर ले जाने से मना करते, तो आपके पास 500 1000 के नोट आए कहां से? आपने उसको ढंग से लीगली उसको जमा नहीं किया, तो भारत सरकार ने उसको क्या कहते हैं कि एक्सचेंज करके नहीं दिया। उससे नेपाल के लोगों में नाराजगी थी, बैंकों में नाराजगी थी। और वो एक पहला मौका था जहां नेपाल और भारत की रिफ्ट स्टार्ट होती है, मैं आपको बताऊं। और अब फिर आप ये कहते हैं, अगर नेपाल के बैंकों में या मालदीव के पास या बांग्लादेश के पास या श्रीलंका के पास अगर 2000 के नोट हैं और आप कहेंगे हम आपको एक्सचेंज करके नहीं देंगे, तो अब मैं क्या कहूं इसके बारे में। आप अगर खुद ही अपनी रेपुटेशन को डैमेज करने में लगे हैं, तो कोई क्या कर सकता है। बाकी जितने मर्जी जय जयकार करवा लीजिए, लेकिन ये जो डिसीजन है, ये कहीं से भी एक वाइज बुद्धिमत्ता वाला डिसीजन नहीं है। इस डिसीजन की मजम्मत ही होगी, इसका आलोचना ही होगी।
और स्टॉक मार्केट के अंदर भी इसका जो सेंटीमेंट का जो असर होगा, जो नॉर्मल सेंटीमेंट का असर है वर्ल्ड मार्केट में, नेगेटिव होगा। शुक्रिया दिनेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू। धन्यवाद। सुना आपने दिनेश बोरा जी कह रहे हैं मानसिक दिवालियापन है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। और मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसी सलाह साहब को देता कौन है। लेकिन दूसरी बात है, साहब सलाह लेती किससे है? साहब को तो जो पसंद आएगा सिर्फ वही करेंगे, और वित्त विभाग हो या रिजर्व बैंक हो, वो भी वही करेगा जो साहब चाहेंगे। तो एक बार फिर 2000 के नोट को संभाल के रखिए, जल्दी से जल्दी बैंक में वापस कराइए, और उम्मीद करिए कि फिर देश में एक और नया तमाशा जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब देश तमाशे का आदी हो चला है। शुक्रिया 4 PM के इस वीडियो को देखने के लिए।